इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और आर्टिकल 54 55 इसमें तो सिंपल सा दिया हुआ है क्या कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसमें क्या दिया हुआ है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये अपने कंप्लीट कर चुके हैं अभी। और ये कौन से सिस्टम से होता है, पीआर प्लस एसटीवी और विद सीक्रेट बैलेट, ठीक है, इस पे अपने कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। तो अपने ने जितना भी अब तक पढ़ा है वो सारा का सारा, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि वो आर्टिकल 54 और 55 से रिलेट करते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जैसे आपकी बुक में भी दिया होगा, फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय, तो भाई कुछ चीजें जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के फॉर्म में याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो यहां ना देकर कहां दी हुई है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक्ट में दी हुई है, और वो एक्ट कौन सा, 1952 का। तो जब भी किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो वो अपना नॉमिनेशन फिल करेगा, क्या करेगा, अपना नॉमिनेशन फिल करेगा, और ये जो नॉमिनेशन है ये ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होना चाहिए बाय कम से कम कितने लोगों से, 100, 50 50, 50 तो क्या होंगे, ठीक है, प्रपोजर्स होंगे, 50 क्या होंगे, सेकेंडर्स होंगे। 50 क्या होंगे भाई, बेसिकली ये कह रहे भी, हाँ हम अपनी तरफ से प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या होने चाहिए, ठीक है, सेकेंडर्स जो है वो एक तरीके से गारंटी लेंगे इस चीज की, और 50 तो क्या हो गए, प्रपोजर्स हो गए, और 50 क्या हो गए, ये सेकेंडर्स हो गए। लेकिन ये 50 50 जो 50 या 50 लोग जो है, 100 लोग जो है, कहां से होंगे ये इलेक्टोरल कॉलेज में से होंगे। कहां से होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में से होंगे। इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी 100 जनों का तो समर्थन सपोर्ट होना ही चाहिए, ठीक है, जो आपको वोट करने वाले हैं। अब ये एमपी भी हो सकते हैं, एमएलए भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 100 जनों के साइन तो ऑलरेडी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। ये गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है भी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो फिल करता है, ठीक है, और उसमें शायद जेड प्लस प्रोवाइड करती है, क्या करती है वो तो देख लेना। लेकिन अब हर कोई मुंह उठा के अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो गया तो गवर्नमेंट का तो खर्चा होगा ना, क्योंकि उसको भले 0 वोट मिले, लेकिन पूरे प्रोसीजर के दौरान उसको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट, तो वो तो आराम से अलग ही मजे ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए भाई ऑलरेडी आपके पास इतना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए भी। उसके बाद एक चीज और, 15,000 रुपीज जो है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी आरबीआई के अंदर। आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, कहां पर, आरबीआई में। कितनी, 15,000 रुपीज, ठीक है। अब आपने कभी सुना होगा भी कि या चुनाव लड़ा किसी ने और उसके ना सामने वाले कैंडिडेट की या किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, ठीक है, मे भी आपने सुना हो, नहीं सुना, सुना कभी ऐसा, जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि जितने वोट पोल्ड हुए थे ना उसके 1/6 पोल्ड, 1/6 आपको नहीं मिले। कितने नहीं मिले? तो उससे क्या होता है, अभी जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है, तो ये जमानत है, सिक्योरिटी, ये फॉरफिट हो जाएगी। फॉरफिट मतलब ये 15,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे अभी, ठीक है, ये 15,000 किसके हो जाएंगे, गवर्नमेंट के हो जाएंगे। तो आपको कम से कम कितने वोट लेने पड़ेंगे अगर ये 15,000 रुपये वापस चाहिए, तो मिनिमम 1/6। आप कहोगे 15,000 तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेइज्जती तो होती है ना, अखबार में तो आएगा ना कि क्या होगी, जमानत ही जब्त हो गई भी।
तो साफ लिखा है भाई, has to make a security deposit of 15,000 in the Reserve Bank of India. The security deposit is liable to be forfeited, ठीक है, in case the candidate fails to secure 1/6 of the vote polls. तो एक चीज, अब यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 1/6 ऑफ द वोट्स, टोटल वोट नहीं भी, वोट्स जो डाले गए उनका 1/6 आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, बाकी लॉ के स्टूडेंट समझते होंगे फॉरफिट होना क्या कहते हैं। ठीक है, फॉरफिट होने का मतलब क्या है भाई, जमानत, कोई चीज को गवर्नमेंट जो है वो क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो ये छोटी सी चीज है, ये एक्स्ट्रा याद कर लेना भी, क्योंकि अब तक जो जितना भी आपने याद किया है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर गिवन इन आर्टिकल 54 एंड 55। ये जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, एंड दीज आर मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। क्या कि प्रेसिडेंट को अपना नॉमिनी, मतलब जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको नॉमिनेशन फिल करने के लिए एक शर्त है उसके, के क्या शर्त है कि 50 तो उसे प्रपोजर्स चाहिए कम से कम, और 50 क्या चाहिए, सेकेंडर्स चाहिए, लेकिन किस में से चाहिए, ठीक है भाई। और अगली चीज कि उसे आरबीआई के अंदर सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, कितनी जमा करनी पड़ेगी, ठीक है, 15,000 रुपए। और अगर उसको 1/6 वोट्स नहीं मिले, कितने टोटल वोट पोल्ड में से, तो उसकी वो फॉरफिट हो जाएगी। चले भी आगे बढ़ते हैं अपने, अब अपने बात करेंगे भाई आर्टिकल 71 की। हाँ भाई, आर्टिकल 71 बेयर एक्ट में देखना, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अपने इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, और मैंने आपको बताया था भी, एंड से पहले अगर और एंड के बाद दोनों में दादा दा ऐसे यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ ए और in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। तो सीधी सिंपल सी बात है, इनसे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो डिसाइड कौन करेगा, डाउट्स या डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, और इस मैटर में जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो जब फाइनल होगा इसका मतलब उसको आगे चैलेंज नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ो तो ध्यान रखना भाई, क्योंकि अपने कभी ना कभी आप पढ़ोगे कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनकी सीट जो है वो खाली हो सकती है, वो डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। तो ये डिसक्वालिफिकेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है भी, एक तो आर्टिकल 102 के अकॉर्डिंगली हो सकती है, ठीक है, और उसी में ही इन्वॉल्व कर देना, क्योंकि उसी में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर अदर डिसक्वालिफिकेशंस भी क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है, और पार्लियामेंट ने किया पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। तो आर्टिकल 102 में दी गई डिस्क्वालिफिकेशंस और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दी गई फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन, उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड होता है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, और उसका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, और उसका डिसीजन फाइनल होगा, मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ में डिसीजन कौन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लेगा।
ठीक है, और यहाँ पर वो केस आता है कौन सा, किहोतो वर्सेस झाचिल्लू, यही आता है ना, किहोतो वर्सेस झाचिल्लू केस। ये 19 कब का है? हाँ, 1918 80 का पक्का। चलो जो भी है, किहोतो वर्सेस झाचिल्लू केस, किहोतो वर्सेस झाचिल्लू केस में बोला गया कि ये जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि ये चीज अगेंस्ट में चली जाएगी जुडिशियल रिव्यू के। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो किसके अंदर, कोर्ट के अंदर, लेकिन उसको नहीं कर सकते। वहां लिखा हुआ है कि ये डिसीजन क्या होगा, प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। इसका मतलब उसको आगे फर्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन डिसीजन लेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लेगा, मतलब जिस भी हाउस की बात हो रही है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन उसको आगे आप चैलेंज कर सकते हो, वहां पर ये नहीं लिखा होता कि इनका डिसीजन फाइनल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपने। हाँ भाई, इफ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए भी कि भाई सर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस जाए, किसको लेकर? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। ठीक है, कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। ठीक है, तो अपने प्रेसिडेंट की बात करें तो अपने फोकस प्रेसिडेंट पे कर लो एक बार। और इस प्रेसिडेंट को ऑलरेडी मान लो 1 साल हो गया है एज ए प्रेसिडेंट, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और वो केस चल रहा था, तो केस का डिसीजन 1 साल बाद आया। केस का डिसीजन, ठीक है, 1 साल बाद आया। तो इस 1 साल में एज ए प्रेसिडेंट इन हिज और हर ऑफिशियल कैपेसिटी इन्होंने कोई काम भी तो किए होंगे। ऐसे तो है नहीं कि 1 साल से खाली बैठे होंगे कि इन पे तो केस चल रहा है, इनसे कोई काम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है कि ये जो काम जो किए इन्होंने वो उनका क्या होगा फिर? तो उनको अपने को क्या कर देना चाहिए? कैंसिल आउट कर देना चाहिए। ठीक है, उनको इनवैलिडेट कर देना चाहिए, क्योंकि इनका तो इलेक्शन क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान से सुनना। इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of the president or vice president, as the case may be, or on before the date of the decision of the Supreme Court, shall not be invalidated by reason of that declaration। तो उनके काम जो है वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे, वो काम वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास या प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर होती ही नहीं है। काम तो असली किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। अब ऐसे तो इस दौरान इन्होंने 5 अगर बिल पास कर दिए हैं, तो क्या वो बिल एक्ट बन चुके हैं तो उन एक्ट को कैंसिल थोड़ा कर दोगे? तो वो क्या रहेंगे? वैलिडेट रहेंगे भी। ठीक है, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। ठीक है ना, इसीलिए कॉमन सेंस मत लगा देना अपना, कहीं कहीं नहीं लगाना होता। ठीक है, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। क्लियर है? आगे देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड जो क्लॉज है वो ये कह रहा है कि इनके जो इलेक्शन मैटर है, इनके जो इलेक्शन मैटर है उससे रिलेटेड, इनके जो इलेक्शन मैटर है उनसे रिलेटेड पार्लियामेंट जो है फर्दर कोई और प्रोविजन स्टैब्लिश करने के लिए लॉ बना सकती है। कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता भी। ठीक है, और पार्लियामेंट ने ऐसा बनाया अभी, अभी देखा आपने। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट
एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952। ठीक है भाई, वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। अब क्योंकि इसके अंदर, ध्यान से सुनना भी, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सी मेजोरिटी से, तो ये एक्ट किससे बना है? सिंपल मेजोरिटी से। इसके बाद में द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। ध्यान से सुनना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, ठीक है, तो इसको क्या होल्ड किया जाएगा क्या अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी हो? नहीं भाई, ऐसे तो कोई एक आधी सीट खाली पड़ी हो तो होल्ड दोनों कर देंगे। किसी पूरे के पूरे स्टेट में इलेक्शन ना हुए हो तो भी होल्ड नहीं करेंगे। हो सकता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर कुछ सीटें वैकेंट पड़ी हो, लेकिन होल्ड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना भाई। हाँ भाई, अब इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना भाई। मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जो मैटर्स होंगे इनके डाउट या डिस्प्यूट सॉल्व करने की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास है, और उसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। ठीक है, अगली चीज, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट वॉइड कर देता है, क्या कर देता है? वॉइड कर देता है। और इस टाइम पीरियड में हमने तो ऐसी एग्जांपल में ले लिया कि मान लो 1 साल बाद वॉइड होता है, तो इस टाइम पीरियड में उन्होंने कोई काम किए होंगे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, तो वो वॉइड हो जाएंगे क्या? वो इनवैलिडेट हो जाएंगे क्या? नहीं, वो वैलिडेट रहेंगे भी, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। दूसरा, इस इलेक्शन मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई फर्दर लॉ बनाने की पावर होती है किसी के पास, तो वो पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट ने ऐसा किया भी है, 1952 का एक्ट बनाया है। और फाइनली कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है, क्या उनके इलेक्शन को होल्ड कर दिया जाएगा कि उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी होल्ड नहीं किया जाएगा अभी। अब एक इंपॉर्टेंट केस है, कौन सा? हाँ 1992 है ना, हाँ 80 नहीं है। हाँ भाई, ये जो लास्ट प्रोविजन है ना, ये जो लास्ट प्रोविजन है, पहले उसकी बात करते हैं फिर केस पे आएंगे। ठीक है, बेयर एक्ट में ये मेंशन नहीं था, लेकिन मुझे याद था कि यार कुछ ये किसी अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। तो ये देखो, अगर आप इसको जब बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो ये जो चीज़ है वो फर्स्ट क्लॉज में है, ये सेकंड क्लॉज में है, ये थर्ड क्लॉज में है, और ये किस में है? फोर्थ क्लॉज में। और ये जो फोर्थ क्लॉज वाली बात है, कौन सी बात है? फोर्थ क्लॉज वाली, ये बाद में एडअप हुई है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से। इंपॉर्टेंट है भाई। और 11th में ने दो चीजें, 11th ने देखो, वन वन मतलब इसने कितनी चीजें ऐड की है? एक और एक, दो चीजें ऐड की है।
ठीक है, और दोनों ही कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेट करती है, दोनों ही क्या करती है, इलेक्शन से रिलेट करती है। ध्यान से सुनना कि 1961 से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था, अपने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ेंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कौन करता है? ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड नहीं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, इनको जॉइंट सीटिंग करवाते थे। क्या कराते थे? जॉइंट सीटिंग करवाते थे, और जॉइंट सीटिंग करवा कर क्या करते थे, इलेक्शन करवाते थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि फाउंडेशन नॉन फाउंडेशन बैचेस को साथ में बिठाया जाता है ना, तो शोर बहुत करते हैं ये ठीक है, दो अलग अलग क्लास को साथ में बिठा दें तो, ठीक है, तो इन शोर शराबा ज़्यादा होता है फिर। तो अब क्या किया, 11 से ये चीज़ खत्म कर दी गई कि जॉइंट सीटिंग करवाकर हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अलग अलग ही करवाएंगे। क्लियर है? अलग अलग ही करवाएंगे, क्लियर है ना? और तो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक तो ये चीज कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट खत्म कर दिया गया, और साथ साथ में ये चीज मेंशन कर दी गई किसके अंदर, फोर्थ क्लॉज के अंदर, कौन से आर्टिकल के, 71 के, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वैकेंसी के बेसिस पर होल्ड नहीं किया जा सकता। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से। हाँ, ये केस एक एन बी खरे, नारायण भास्कर खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये केस है 1957 का। क्या है? 1957 का। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें एन बी खरे जो है वो कोर्ट पहुंचे, और उन्होंने कोर्ट को कहा कि भाई इलेक्शन हो रहा है 1957 में, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब सेकंड इलेक्शन हो रहा है, तो ये पहुंचे, ये कहते हैं कि कुछ सीटें वैकेंट है, और हो सकता है कोई एक आधे स्टेट के अंदर इलेक्शन नहीं थे, या जो भी था, कुछ बाई इलेक्शंस होने थे। तो ये पहुंच गए, और इन्होंने कहा कि कुछ सीटें वैकेंट है, और वैकेंट सीटें हैं तो पहले उनको फुलफिल किया जाना चाहिए, और बाद में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई ठीक है, देखो, जब इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा ना, हम बीच इलेक्शन में दखल नहीं दे सकते, इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तब आता हूँ। ठीक है, तब आ जाना ठीक है, तो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद ही वापस गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि जिसने इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, मतलब बट ऑब्वियस है जो हारा है वो पार्टी, या इस इलेक्शन से संबंधित पार्टी, मतलब जो वोट करने वाले, और वो भी क्या करेंगे, एक जॉइंट पेटिशन देंगे। क्या देंगे? जॉइंट पेटिशन देंगे, जिसमें कम से कम 20 जने हो। कितने हो? कम से कम 20 जने हो, केवल वही चैलेंज कर सकते हैं। तो उनसे पूछा आपने इलेक्शन लड़ा क्या कि नहीं। कि आप इलेक्टोरल कॉलेज में हो? कि नहीं। तो फिर घर जाओ, फिर वो तो क्या है, नहीं तो ठीक है। तो ये तो अपने ने मजाक में याद कर लिया कि हाँ भाई, डॉक्टर एन बी खरे वर्सेज इलेक्शन ऑफ इंडिया केस, डॉक्टर एन बी खरे वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस कौन सा है? 1957 का है। इन्होंने, एन बी खरे ने चैलेंज किया था द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ठीक है भाई, किसको चैलेंज किया था? प्रेसिडेंट्स इलेक्शन को। और कौन से इलेक्शन को? 1957 वाले को। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना भी, चैलेंज किया, ठीक है, और किसके बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसी वजह से बाद में पार्लियामेंट या गवर्नमेंट को लगा यार कि बाद में कोई फालतू पंगे नहीं हो, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज स्टैब्लिश कर दी
आर्टिकल 71 का कौन सा क्लॉज, फोर्थ क्लॉज, कि वैकेंसी के बेसिस पर आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। क्लियर है। और साथ साथ ये जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है, ठीक है, 1952, ये बोलता है भाई कि इलेक्शन को कौन चैलेंज कर सकता है। तो हाँ भाई, एक तो विनिंग कैंडिडेट होगा, दूसरा कैंडिडेट कौन सा होगा, ठीक है भाई। तो या तो आप कैंडिडेट हो, लूजिंग कैंडिडेट, बट ऑब्वियस भी जीतने के बाद तो कौन करेगा, या आपने कह दो भाई अदर पार्टी, ठीक है। और या फिर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, कौन है, इलेक्टोरल कॉलेज, ये कहे भी इलेक्शन जो है उसके अंदर गवर्नमेंट पावर या किसी भी तरीके का कोई मिसयूज हुआ है, ठीक है, तो ये हम चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये कम से कम मिनिमम 20 क्या होने चाहिए, जॉइंट पेटिशनर होने चाहिए। कम से कम 20 जने पहुंचेंगे ना, इलेक्शन करवाने के लिए 50-50 चाहिए, इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए कम से कम 20 चाहिए, ठीक है। हालांकि वहां पे 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स थे, यहाँ ध्यान रखना। तो आप केस भी ध्यान रख लेना कौन सा केस था, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए थोड़ा शॉर्ट के अंदर करवाया मैंने। लेकिन आपसे पूछ ले कि एनबी खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड केस है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड केस है, ठीक है भाई। और ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन की बात करता है, दो बातें करता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो जॉइंट सिटिंग से नहीं होगा, दोनों हाउसेज की सेपरेट वोटिंग होगी। और एक बात इसने क्या कर दी, ये फोर्थ क्लॉज जो ऐड कर दिया 71 में, क्या कि वैकेंसी से होल्ड नहीं आएगा भाई, इलेक्शन तो होगा, ठीक है। और क्योंकि इंटर रेगनम अपने नहीं क्रिएट कर सकते जो भी है। और वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 ये भी कहता है कि इलेक्शन को चैलेंज कौन कर सकता है, तो अदर कैंडिडेट, जो दूसरा कैंडिडेट है वही कर सकता है अभी, जिसने उस चुनाव की प्रक्रिया प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है वही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वही इन्फ्लुएंस हुई है, ठीक है। दूसरा और कौन कर सकता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में से कम 20 जने जो हैं वो जॉइंट पेटिशनर बनकर जाएं।